हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं हूं दामिनी और स्वागत करती हूं आपका अपनी क्लास दामिनी कॉमर्स एकेडमी में। और आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो बच्चों, कल तक मैं आपको भारतीय रिजर्व बैंक का अर्थ समझा चुकी थी, उसकी हिस्ट्री बता चुकी थी और उसके विभाग के बारे में मैं आपको बता चुकी थी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो होगा हमारे भारतीय रिजर्व बैंक के जो कार्य है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया था 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ओके, और 1 जनवरी 1949 में इसको रिजर्व बैंक केंद्रीय बैंक का एक तरह से दर्जा दिया गया था, राष्ट्रीयकरण इसका किया गया था। नेक्स्ट अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, नो डाउट। यह उन समस्त कार्यों को करता है जो अन्य देशों की केंद्रीय बैंक के द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक के कार्यों को हम निम्नलिखित 2 भागों में विभाजित करते हैं। देखो बेटा, जो भारतीय रिजर्व बैंक है ये केंद्रीय बैंक है और इसके ना जो कार्य है वो उसको 2 भागों में एक तरह से बांटा गया है। ठीक है, डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो है वो है हमारा केंद्रीय बैंकिंग कार्य, यानी कि ये एक केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक के अनुरूप ये क्या क्या कार्य करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा साधारण बैंकिंग कार्य। ठीक है, यानी कि देखो, केंद्रीय बैंक होने से पहले ये एक बैंक है। ठीक है, तो इसका जो वैसे तो इसका मेन काम जो है वो केंद्रीय बैंकिंग से रिलेटेड है, बट साधारण बैंकिंग के रूप में यदि हम इसकी बात करें हैं तो ये क्या कार्य करेगा। ठीक है, तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले अगर हम केंद्रीय बैंकिंग के कार्य की बात करें तो सबसे पहले जो इसका कार्य है वो है इसका पत्र मुद्रा का निर्गमन, फिर है इसका बैंकों का कार्य करना, बैंकों के बैंक का कार्य करना। ठीक है, फिर है इसका सरकारी बैंकर का कार्य। ठीक है, फिर है इसका विदेशी विनिमय दर पर नियंत्रण करना, कृषि शाख की व्यवस्था करना, मुद्रा व्यय शाख का नियंत्रण करना। 7th है हमारा औद्योगिक वित्त की व्यवस्था करना। फिर है हमारा आंकड़े एकत्रित करना व उन्हें प्रकाशित करना। फिर है हमारा समाशोधन ग्रह करना का कार्य जो है हमारा। फिर है हमारा नेक्स्ट साधारण बैंकिंग से रिलेटेड जो इसके वर्क हैं, फंक्शंस हैं, वो क्या है। ठीक है, तो वो है हमारे नंबर 1 जो फर्स्ट है जमाई स्वीकार करना। ठीक है, क्योंकि देखो साधारण जो बैंक होता है उनका मेन काम क्या होता है, मुख्य काम कुछ उनका क्या होता है, वो होता है जमाई स्वीकार करना। ठीक है, यदि मैं इसको एक केंद्रीय बैंक न मानकर सिंपल बैंक मानूं तो इसका जो प्रमुख कार्य होगा वो इसका होगा जमाई स्वीकार करना। फिर होता है ऋण लेना, फिर होता है ऋण देना, फिर 4th है हमारा बिलों की पुनर्कटौती तथा क्रय विक्रय। ठीक है, फिर हमारा विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट है हमारा कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना। ठीक है, फिर है हमारा विश्व बैंक के साथ लेन देन करना। नेक्स्ट है हमारा विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। फिर है हमारा स्टर्लिंग का कार्य करना। बच्चों, इन सब हेडिंग्स को ना आप बहुत अच्छे से याद कर लेना। मतलब एक तरह से यदि मैं बोलूँ ना, यदि आप का जैसे लॉन्ग क्वेश्चन आया है, ठीक है, यदि आप इस तरह का एक डायग्राम, कहने का मतलब है यदि आप इसके कार्य को इस तरीके से बांट देंगे ना, ये बना देंगे आप, तो इससे क्या होगा ना, एग्जामिनेटर जो होगा, मतलब जो आपकी कॉपी चेक करेगा, उसको एकदम अट्रैक्ट हो जाएगा वो, मतलब एकदम से ना इसी बात पर वो आपको नंबर दे सकता है, चाहे आप इनके अंदर कंप्लीटली ना लिखो, है ना। बट यदि आप ये डायग्राम बना दोगे ना, ये तो इससे बिना आपको बहुत नंबर आप गेन कर पाएंगे। देखो, जैसे आपने ये 9 हेडिंग लिख दी, इधर 9 लिख दी, एग्जाम आपका खत्म हो गया। ठीक है, आप क्या कर पाए, केंद्रीय बैंक के कार्य तो आप 5 ही लिख पाए और इसके कार्य 4 ही लिख पाए, 5 ही लिख पाए। बट यदि आपने ये वाला डायग्राम बना दिया ना, तो इससे भी आपको इससे भी आपको नंबर मिलेंगे। जरूरी नहीं इनके अंदर आप लिख ही पाओ, लिखने की कोशिश करना, कंप्लीट करने की कोशिश करना। बट यदि ना हो पाए ना, तो इससे भी आपको बहुत नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, और याद करने में आसानी रहेगी। तो ये डायग्राम ना आप बहुत, मतलब डायग्राम का जितना यूज कर पाओ ना बहुत अच्छा है, यदि जितने आप एक तरह से चित्रों को यूज कर पाओ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, देखो भाई, सबसे पहले हम बात करेंगे केंद्रीय बैंक की। ठीक है, मैं इनकी जो मैंने आपको हेडिंग्स बताई है, मैं इनके आपको अंदर का बताऊंगी अब क्या इनका मीनिंग है। तो देखिए, जो सबसे पहला वर्क है केंद्रीय बैंक के कार्य में इसका, तो वो है हमारा पत्र मुद्रा का निर्गमन करना।
हमारे देश में कागजी नोटों को निर्गमित करने का अधिकार केवल भारतीय रिजर्व बैंक को ही है। ठीक है, बट एक बात बताऊं, यदि मैं 1 रुपए के नोट की बात करूं ना, 1 रुपये का जो पहले नोट होता है उसका निर्गमन भारत सरकार करती है, इसका भारतीय रिजर्व बैंक नहीं करते हैं। यह बैंक 10 रुपये, 20, 50, 100, 200, 500, 2000 के नोट को निर्गमित करता है। हमारे देश में नोटों का न्यूनतम जो निधि पद्धति के आधार पर निर्गमन किया जाता है, यानी कि जो हमारे देश है, जो नोटों का न्यूनतम निधि है ना, कम से कम न्यूनतम निधि पद्धति के आधार पर निर्गमित किया जाता है। कौन सी पद्धति अपनाई जाती है बच्चों? तो वो है हमारी न्यूनतम निधि पद्धति। याद रखना, हमारे देश में कौन सी पद्धति को अपनाया जाता है? न्यूनतम निधि पद्धति। ठीक है, यानी कि छोटा उससे बड़ा, इससे बड़ा, इस तरीके से। इसके अनुसार रिजर्व बैंक को 200 करोड़ रुपए का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखना अनिवार्य होता है। यानी कि जो रिजर्व बैंक है वो अपने कोष में, यानी कि अपने फंड में, यानी कि वो एक तरह से संचय जो करता है वो कितने रुपए का करता है? वो 200 करोड़ का, ताकि वो फ्यूचर में किसी भी चीज यानी कि भावी घटनाओं के लिए वो, या फिर ओवरऑल फंड जो कलेक्ट करता है वो करता है अपने 200 करोड़ रुपए। ठीक है, और 200 करोड़ रुपए का सोना तथा विदेशी प्रतिभूतियां कोष में रखता है, विदेशी प्रतिभूतियां भी कोष में रखता है। ठीक है, इसमें 115 करोड़ रुपए का सोना रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, तथा 85 करोड़ रुपए की विदेशी प्रतिभूतियां रखने अनिवार्य होता है। टोटल मिलाकर है ये। ठीक है, यानी कि 200 करोड़ में आपका सोना भी आ जाएगा और 200 करोड़ में ही आपकी प्रतिभूतियां भी आ जाएगी। सोना कितने का होगा? 115 करोड़ का होगा, जो प्रतिभूतियां होगी वो 85 करोड़ की होगी। ठीक है, यानी कि 115 और 85 पूरे 200 हो गए, यानी कि 200 करोड़ रुपए इनके फंड में होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा बैंकों के बैंक के कार्य, यानी कि बैंकों का बैंक कैसे कहलाया जाता है। ठीक है, तो क्या है, यदि आपके एग्जाम में आए ना कि बैंकों का बैंक कौन से बैंकों का आ गया है, तो इसका मोस्टली जो इसका एक आंसर होगा वो होगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा गया है। ठीक है, किस तरीके से कहा गया है भाई? भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की अन्य बैंकों के कोष अपने पास रखता है तथा संकट के समय उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करता है। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ये क्या करता है, जितने भी व्यापारिक बैंक होते हैं, औद्योगिक बैंक होते हैं, कृषि बैंक होते हैं, सहकारी बैंक होते हैं, उनका ये बैंक है एक तरह से, है ना, क्योंकि वो ये क्या करता है, ये उनकी हेल्प करता है, उनके फंड्स को कलेक्ट करता है, उनके फंड्स को अपने पास रखता है। तो ये क्या होगा, जब उनको जरूरत पड़ेगी उनको एक तरह से हेल्प करेगा, उनकी मदद करेगा। ठीक है, आर्थिक सहायता जिसको हम बोलते हैं। बैंकों के रूप में यह बैंक निम्नलिखित प्रकार से कार्य करता है। किस तरीके से कैसे कार्य करता है, मतलब कि बैंकों के बैंक के रूप में किस तरीके से कार्य करता है, क्या क्या ये कार्य को कर। तो ये हमारे देखिए, बैंकों को अग्रिम ऋण प्रदान करना, अग्रिम मतलब अंतिम ऋण प्रदान करना, बैंकों को अंतिम ऋणदाता का कार्य। ठीक है, समस्त अनुसूचित बैंकों को कुल मांगदेय या कुल देयता का 3% भाग 16 सितंबर 1962 में, याद रखना कब, 16 सितंबर 1962 में, और कितना प्रतिशत, 3% से भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होता था। ठीक है, यानी कि जितने भी बैंक होते हैं उनकी जितनी भी उनकी मांग देते हैं, ठीक है, जितनी भी उनकी मांग दे है, यानी कि टोटल मांग देता जिसको हम बोलते हैं, या फिर कुल देता है, ठीक है, उनका 3% जो भाग है, ठीक है, वो क्या करेगा, वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जमा करना होगा। कब आया था ये, मतलब कब आई थी ये संशोधन, यदि मैं बोलूं इसको, तो ये कब बोला गया था, तो ये बोला गया था 16 सितंबर 1962 को। ये रूल्स, सॉरी, इसको बोलते हैं नियम, जो लागू हुआ था, कब हुआ था भाई, ये 16 सितंबर 1962 में। ये कहा गया जितने भी अनुसूचित बैंक हैं, ठीक है, जो कि रिजर्व बैंक की दूसरी सूची में उल्लेखित है, उनको क्या करना है, उनकी जितनी भी कुल मांग देता होती है, कुल देती होती है, उसका जो 3% भाग है वो भारतीय रिजर्व के पास जमा करना होगा। ठीक है,
फिर 29 जून 1974 में यह भाग 5% कर दिया गया, यानी कि सबसे पहले 3% था, बट अब क्या हो गया, अब 5% हो गया। फिर 1 जुलाई 1989 से सभी प्रकार की जमाओं के लिए एक समान कर से बढ़ाकर 15% कर दिया गया, यानी कि फिर 1 जुलाई 1989 में क्या किया, इसको बढ़ाकर सभी जमाओं के लिए एक समान कर, इसे बढ़ाकर कितना कर दिया गया भाई, 15% कर दिया गया, तथा अप्रैल 1998 में 10% कर दिया गया, यानी कि पहले बढ़ा दिया था, फिर उन्होंने इसको घटा दिया। ठीक है, इस केंद्रीय धनराशि को भारतीय रिजर्व बैंक इन्हीं बैंकों की आर्थिक संकट के समय अंतिम ऋणदाता के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान करता है, यानी कि एक तरह से यदि कोई भी ज्यादा ऋण हो गया है बैंक पर, तो क्या करता है भारतीय रिजर्व बैंक, वो इसको लौट करता है, यानी कि वो फिर इसकी हेल्प करता है, एक तरह से हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा बैंकों की साख नीति पर नियंत्रण। भाई बैंकों की जो साख नीतियां हैं, ठीक है, उधार लेना, ऋण देना, इस तरीके से, या फिर उसकी कितनी दर है, बैंक दर में कमी अथवा वृद्धि करके उसे खुले बाजार की क्रियाएं अपनाकर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों की नीति पर नियंत्रण करता है, यानी कि जो बैंक्स होते हैं वो किस नीति के अकॉर्डिंग लोन्स दे रहे हैं, ठीक है, उसकी नीतियां जो उसकी दर है उन पर नियंत्रण करना एक तरह से। ठीक है, फिर है हमारा नेक्स्ट जो है वो है हमारा बैंकों पर नियंत्रण, यानी कि सन 1949 के बैंकिंग नियमन कानून तथा इसके पश्चात संशोधन के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक को देश की बैंकिंग व्यवस्था एवं उनके उचित विकास के अनेक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप रिजर्व बैंक पथ प्रदर्शन के रूप में कार्य विकास में सहायता प्रदान करता है, यानी कि क्या बात है, अभी जैसे कि मैंने आपको बताया था नीतियों का नियंत्रण करता है, इस तरीके से ना ये क्या करता है, उनको नेतृत्व भी करता है, यानी कि उनको गाइड करता है बैंकों को। ठीक है, उनको एक तरह से उनको पथ प्रदर्शन बोलते हैं, एक तरह से गाइड करना। ठीक है, सरकारी बैंकर का कार्य करना, यानी कि बैंकर्स ऑफ द गवर्नमेंट, ये किसका बैंक है, सरकार का बैंक है। तो भारतीय रिजर्व बैंक, ये मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, देखो। ठीक है, बैंकों का अंतिम, यानी कि बैंकों के बैंक के रूप में किस तरीके से काम करना है, तो इसमें 3 हेडिंग्स हैं। ठीक है, ये वाली है गैर तक। तो अब हम बात करेंगे थर्ड की, यानी कि सरकारी बैंकर का कार्य कैसे करता है ये। तो देखो भाई, सबसे पहले क्या करता है, सरकारी धन को प्राप्त कर तथा उसका भुगतान करता है, यानी कि सरकार का जो भी धन होता है उसकी सरकारी एक तरह से सरकारी संस्थाओं से रुपया प्राप्त करता है, उसके आदेशानुसार उनके रुपयों का भुगतान भी करता है। इस धनराशि पर भारतीय रिजर्व बैंक सरकार को ब्याज नहीं देती है, याद रखना, इस कार्य के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को सरकारों को ब्याज नहीं देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सरकारी ऋण की व्यवस्था करना, यानी कि सरकार जितने भी ऋण जारी करते हैं उनकी व्यवस्था करना, उनका हिसाब किताब लगाना, भुगतान करना भारतीय रिजर्व बैंक ही करता है। यह बैंक सरकार को अल्पकालीन ऋण भी प्रदान करता है, अल्पकालीन करता है, दीर्घकालीन नहीं करता है। ठीक है, विदेशी विनिमय का प्रबंध करना, भारतीय रिजर्व बैंक सरकार के लिए विदेशी विनिमय का प्रबंध करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में यह सरकार के प्रतिनिधित्व के रूप में कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सरकार को आर्थिक परामर्श देता है, इकोनॉमिक्स जो एडवाइस होता है उसको ही सरकार को देता है। ठीक है, कि किस तरीके से आप नीतियों का निर्धारण कर सकते हैं, किस बैंकिंग नीति को आप सफल बना सकते हैं, इस तरीके से। फिर है हमारा बैंकिंग विनिमय दर पर नियंत्रण करता है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के अनुसार विदेशी विनिमय को स्थिरता प्रदान करना रिजर्व बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, विनिमय दर में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का अलग से एक विनिमय नियंत्रण विभाग भी है। मैंने बताया था कल आपको, सब विभाग जो मैंने बताए थे उसमें कृषि विभाग भी था, अब इसमें कृषि साख विभाग, अब इसमें क्या है, विदेशी विनिमय विभाग भी था जो विदेशी मुद्राओं का विनिमय में नियंत्रण करता है। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा निर्धारित मूल्यों पर इसके सदस्य देशों को मुद्राओं का क्रय विक्रय करता है। 6 जून 1966, ठीक है, यानी कि 6 जून 1966 में भारत के रुपये के अवमूल्यन यानी कि घटते हुए के बाद स्वर्ण में
स्वर्ण में 11,816 ग्राम निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार से यह विदेशी विनिमय दर की स्थिरता को रखता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा कृषि शाख की व्यवस्था करना। कृषि शाख की उचित व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अलग से कृषि शाख विभाग स्थापित कर दिया, जो कृषि से संबंधित विभिन्न विभागों का अध्ययन करता है और समस्याओं का हल करने के लिए धन व्यवस्था करने का प्रयास करता है। कृषि शाख की उचित व्यवस्था के लिए एक बात बताऊं, जो मैंने आपको मैं उस केस में बता रही हूँ, यदि आपको याद नहीं हुआ है, ठीक है, कार्य है, यदि आपको कार्य नहीं याद है और आपने क्या किया, आपने विभाग याद कर लिया, तो देखो जो उसके विभाग होते हैं वो कार्य के अकॉर्डिंग ही तो डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ना, कार्य के अकॉर्डिंग ही तो उसको डिवाइड किया जाता है। तो यदि आपके विभाग याद है तो आप कार्य में उसको एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था ना, विनिमय भंडार है, एक विनिमय विभाग है, तो इस तरीके से। फिर है हमारा मुद्रा शाख का नियंत्रण। भाई मुद्राओं का शाख का नियंत्रण भी करता है ये। ठीक है, सॉरी ये था ना कृषि शाख की व्यवस्था। हाँ, कृषि शाख की, हाँ मैंने बताया था ना कृषि शाख विभाग है, तो उसकी कृषि शाख की व्यवस्था भी करता है ये। कृषकों को एक तरह से लोन देता है। कृषि शाख की उचित व्यवस्था करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक अलग से कृषि शाख विभाग स्थापित किया था, जो कि कृषि में संबंधित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन करता है और समस्याओं को हल करने के लिए धन का व्यवस्था भी करता है। जैसा कि मैंने आपको इसके बारे में कल बता दिया था। ये क्या करता है, कृषि से रिलेटेड जितनी भी व्यवस्था होती है उनको करता है। इकोनॉमिक्स जो हम इसको हेल्प मानते हैं इसकी तरह से। कृषि शाख की उचित व्यवस्था के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक राष्ट्रीय कृषि शाख दीर्घकालीन कोष तथा एक राष्ट्रीय कृषि शाख स्थिरता कोष का स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी कि इसमें दो कोष का निर्माण किया गया है। एक का नाम है राष्ट्रीय कृषि शाख, जो कि दीर्घकालीन कोष है, एक तरह से लॉन्ग टर्म के लिए। फिर दूसरा है हमारा राष्ट्रीय कृषि शाख स्थिर कोष, यानी कि शॉर्ट टर्म के लिए बोल सकते हैं, स्थायी टाइम तक, जो कि पहले हमें डिसाइड करना होता है। ठीक है, फिर सन 1970 में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक योजना बनाई, जिसके अंतर्गत प्राथमिक कृषि ऋण संगठनों को ऐसे क्षेत्र में व्यापारिक बैंकों के द्वारा धन प्रदान किया गया जहां केंद्रीय सरकारी बैंक की आर्थिक अवस्था सुदृढ़ नहीं है। यह योजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में क्रियान्वित हो चुके हैं। इस प्रकार से यह बैंक कृषि विकास एवं विस्तार के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है। यानी कि इन्होंने एक तरह से ना आर्थिक सहायता के लिए, है ना, जो ग्रामीण क्षेत्र है उनकी आर्थिक सहायता के लिए जगह जगह पर कुछ व्यापारिक बैंकों के द्वारा धन प्रदान कराया। ठीक है, एक तरह से ना मैं बताऊं तो व्यापारिक बैंकों को इन्होंने राष्ट्रीयकृत कर दिया, किसमें, सहकारी बैंकों में। ओवरऑल बस ये सब किया। कहाँ पर, और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मुद्रा व शाख का नियंत्रण। मुद्रा को नियंत्रित करना भारतीय रिजर्व बैंक का एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य करता है। सबसे पहला है पत्र मुद्रा की मात्रा में कमी अथवा वृद्धि करता है। यानी कि मात्रा कैसे, कि भाई भारतीय रिजर्व बैंक को पता है कि कितनी मात्रा में हमें जो है नोटों का निर्गमन करना है। ठीक है, एक तरह से प्रिंटिंग कितने नोटों की करनी है, मात्राओं को बोलना है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट छापने का अधिकार प्राप्त होता है। जब उसको मुद्रा की मात्रा को कम करना होता है तो नोटों का प्रचलन में निकाल देता है। ठीक है, यानी कि यदि उसे मुद्राओं की मात्रा में कम करना होता है तो वो नोटों को प्रचलन में निकाल देता है। जब मुद्रा का विस्तार करना होता है तो अपने कोषों में प्रतिभूतियां बढ़ाकर अधिक मात्रा में नोट छाप लेता है। ठीक है, छाप देता है। इस प्रकार देश को आवश्यकता के अनुसार यह मुद्रा की मात्रा में नियंत्रित करता रहता है। ठीक है, एक तरह से नहीं, यदि मैं आपको बताऊं, जैसे आपको कहीं पर, जैसे क्या एग्जांपल लूं मैं आपको, जैसे पानी के ऊपर ले लेते हैं। ठीक है, जैसे आप टंकी में पानी है, टैंक में, ठीक है, तो आपको पता है आपको कितना पानी एक तरह से खेत में डालना है और कितना नहीं डालना है ना, तो आप उस हिसाब से टंकी को खोलोगे। तो बिल्कुल सेम ना, मैं बिल्कुल बच्चों वाला एक तरह से एग्जांपल ले रही हूँ, बिल्कुल सरकार भी ऐसे ही करता है। वो ना आवश्यकता के अनुसार या प्रचलित के अनुसार वो देखती है कि देश में
उनकी इकोनॉमी, उनको जरूरत कितनी है पैसे की या धन की, उसी तरीके से वो नोटों का निर्गमन करती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खुले बाजार की क्रिया। ये खुले बाजार की क्रिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक जो होता है वो खुले बाजार में आकर सरकारी प्रतिभूतियों का यानी कि एक तरह से गवर्नमेंट जो होता है सिक्योरिटीज अथवा प्रथम श्रेणी के बिलों व प्रतिज्ञा पत्रों का क्रय विक्रय करता है। प्रोमिसरी जिसको नोट्स बोलते हैं, उनका क्रय विक्रय करता है, साख को नियंत्रण करता है। तथा जब भारतीय रिजर्व बैंक प्रतिभूतियों का क्रय करता है तो भारतीय बैंकों की जमा राशियां बढ़ जाती हैं, जिससे उसकी साख निर्माण शक्ति बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि एकदम से ओपनली ये प्रतिभूतियों का बाजार करते हैं, प्रतिभूतियों को खरीदते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ना जो साख होता है उसको ना कंट्रोल में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसमें साख का राशनिंग करके। ठीक है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक व्यवसायिक बैंकों की साख नीति को निर्धारित कर देता है और इससे विशिष्ट प्रकार के ऋण करके प्रतिबंध लगा देते हैं। ठीक है, यानी कि ओवरऑल उन्हें क्या करना है, उनको ना साख को कंट्रोल करना है, तो वो क्या करते हैं, साख की राशनिंग करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगा देते हैं विशिष्ट प्रकार के ऋण करके। ठीक है, कभी कभी तो व्यावसायिक बैंकों के साख निर्माण का कोटा भी निश्चित कर दिया जाता है कि भाई तुम इतना ही कर सकते हो, बस व्यावसायिक जो होते हैं, बिजनेसमैन जो होते हैं, विभिन्न व्यवसायों के लिए ऋण की अधिकतम सीमा भी निश्चित कर दी जाती है। ठीक है, कि भाई तुम इतना ही ऋण ले सकते हो, इससे फालतू ऋण नहीं ले सकते तुम। ठीक है, उन समस्याओं को सरकार चाहती है उनसे सीमा ऊंची रखी जाती है। ठीक है, नैतिक दबाव डालकर, ठीक है, या फिर विज्ञापन या प्रचार द्वारा, प्रत्यक्ष कार्यवाही करके, ठीक है, जिसे हम आर्थिक दंड भी दे सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, साख पर नियंत्रण कर सकते हैं। मैं आपको ना साख पर नियंत्रण के बारे में पढ़ा रही हूँ, किस तरीके से करते हैं। विज्ञापन भी कर सकते हैं आप, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कि भाई तुम इतना ज्यादा ऋण कैसे ले सकते हो, क्योंकि ज्यादा ऋण लेने से ना कभी कभी क्या होता है, बंदा चला भी जाता है। जैसे विजय माल्या है ना, ये क्या हो जाते हैं, ये ऋण देते नहीं। फिर अब क्या होता है, बैंक वाले पहले तो ऋण दे देते हैं, है ना, फिर क्या होता है, ये ऋण चुका नहीं पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। ठीक है, इस तरीके से तो इनके लिए क्या किया सरकार ने, जो रिजर्व बैंक है इन पर कंट्रोल करता है, साख नियंत्रण करता है। फिर होता है हमारा बैंक दर में भी वृद्धि कर देता है। ठीक है, जैसे बैंक दर सन 1951 में 3% थी, फिर 1957 में 4% हुई, 1971 में 9% हुई, 1981 में 10% हुई, 1992 में 12%, 1997 में 10%, फिर अप्रैल सन में 1998 से 9% और 22 अक्टूबर 2001 से वर्तमान में अब तक यानी कि 5.5% है। ठीक है, दर को भी बढ़ा दिया जाता है कभी कभी ताकि साख को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट है हमारा आंकड़े एकत्रित करना एवं उनको प्रकाशित करना, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आंकड़े क्या होते हैं, जो इकोनॉमिकल हमारी जो कंडीशन है उसका हमें पता चले। तो ये क्या करते हैं, देश की जनता को भाई पता तो रहना चाहिए ना, देश की जनता का पैसा कहाँ जा रहे हैं, सरकार हमसे पैसा ले रही है वो कहाँ पर जा रहा है, कैसा हमारा देश का हाल है, तो वो किससे पता चलता है, वो रिजर्व बैंक तो हमको बताता है। रिजर्व बैंक हमारे आंकड़ों को कलेक्ट करके हमारे सामने लाता है कि भाई भारतवासियों या फिर कोई भी इस तरीके से हमारे देश की कंडीशन है, ये हमारे आंकड़े हैं, तो वो क्या करता है, आंकड़ों को एकत्रित करके है उनको प्रकाशित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा समाशोधन गृह कार्य करना। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक देश के केंद्रीय बैंक भी है। ठीक है, क्या है भाई, देश का केंद्रीय बैंक भी है, अतः यह बैंकों को समाशोधन की सुविधाएं देता है, समाशोधन गृह की सुविधाएं देता है। समस्त बैंकों के प्रतिनिधित्व एक पूर्व निर्धारित दिनांक को एकत्रित होकर अपने अपने लेन देन का कुल विवरण के अनुसार प्रत्येक बैंक को खाते में प्रविष्ट कर देते हैं। इस प्रकार यानी कि एक तरह से ना इनके पैसों को कलेक्ट कर लेता है, इनकी जमाओं को कलेक्ट कर लेता है कुछ भाग। ठीक है, कुछ भाग जैसे 5% है मे बी, अब नहीं 10% है, तो उसको ये कलेक्ट कर लेता है। ठीक है, तो फिर उनको हेल्प करता है। फिर हमारा साधारण बैंकिंग के कार्य क्या है भाई, साधारण बैंकिंग के सबसे पहले जमाई स्वीकार करना है। ठीक है, लोगों की भारतीय रिजर्व बैंक बिना ब्याज के केंद्रीय व राज्य सरकारों बैंक संस्थाओं के आदि की जमाई स्वीकार करता है, ये बैंकों की जमाई स्वीकार करता है। ठीक है, फिर होता है ऋण लेना,
भारतीय रिजर्व बैंक देश की किसी भी बैंक अनुसूचित जो इसकी सूचियों में है से विदेशों को केंद्रीय बैंक से 1 माह के लिए ऋण ले सकता है। कितने माह के लिए भाई? 1 माह के लिए। बहुत अल्पकालीन, एक तरह से ना अल्पकालीन ऋण है, ठीक है। फिर ऋण दे भी सकता है, यह केंद्रीय तथा राज्य सरकार को 90 दिन की अवधि के लिए ऋण भी दे सकता है। फिर है बिलों की पुनर्कटौती तथा क्रय विक्रय भी। बिलों पर कटौती भी दे सकता है। और बिलों के क्या होता है, जैसे देशी विदेशी विनिमय विपत्र होते हैं, जो कोई भी बिल्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनको एक तरह से क्रय विक्रय भी करता है उनकी, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक सौदों से संबंधित 3 माह की अवधि तक के बिलों को 3 माह की अवधि, देखो जो भारतीय रिजर्व बैंक है ना, वो जो बैंकिंग कार्य है ना, वो कुछ समय के लिए ही करता है। जैसे मैंने बताया ना, 1 महीने के लिए ऋण लेता है, इस तरीके से, मतलब ओवरऑल ना बहुत ही कम समय के लिए अल्पकालीन ऋण, क्योंकि इसका जो मुख्य कार्य है वो है इसका केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना, ठीक है। फिर है हमारा विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करना, यानी कि विदेशी विनिमय, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय करता है, यानी कि जो जितने भी बिल्स होते हैं, विदेशी बिल्स होते हैं, जो भी जैसे मुद्राएं होती है, उनका क्रय विक्रय करता है। नेक्स्ट है हमारा कृषि बिलों का क्रय विक्रय करना। जितने भी कृषि बिल्स होते हैं उन जैसे यह कोई अल्पकालीन सहायता प्रदान करने के लिए दृष्टिकोण से 15 माह का अवधि तक का कृषि बिल का क्रय विक्रय कर सकता है। कृषि के लिए काफी काम करता है ये, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक के साथ लेन देन करना। भाई जो विश्व बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक विश्व बैंक के साथ भी लेन देन करता है, ठीक है। विश्व बैंक है पूरी दुनिया का एक बैंक, एक तरह से जो उसमें सूची होगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा विदेशी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय भी करता है। फिर है स्टर्लिंग का कार्य करना। भारतीय रिजर्व बैंक देश की विभिन्न अनुसूचित बैंकों में 1 लाख रुपए तक मूल्य का स्टर्लिंग का क्रय विक्रय भी करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो थे हमारे बैंक के जो कार्य थे। कुछ कार्य ऐसे हैं जो वर्जित है, ठीक है, जैसे कि जो भारतीय रिजर्व बैंक नहीं कर सकता, जैसे व्यापार वाणिज्य उद्योग में भाग लेने के प्रतिबंध है। देखो भाई, ये आ सकता है, ये ना शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि भारतीय रिजर्व बैंक है, उनकी क्या सीमाएं है उनके कार्यों की। वो कुछ ऐसे कार्य भी है जो वो नहीं कर सकते। सबसे फर्स्ट है जो व्यापार वाणिज्य तथा उद्योग में भाग लेने पर प्रतिबंध है। भाई भारतीय रिजर्व बैंक किसी भी प्रत्यक्ष रूप से व्यापार वाणिज्य उद्योग इकोनॉमी, मतलब जितने भी ट्रेड से रिलेटेड है, जितने भी बिजनेस से रिलेटेड है, उस पे किसी भी फंक्शंस में वो भाग नहीं ले सकता, उससे उनका लेना देना नहीं है, ओके। नेक्स्ट है हमारा अचल संपत्तियों पर ऋण देने पर प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक अचल संपत्तियों की जमानत पर किसी को ऋण नहीं दे सकता है, और न वह अपने व्यवसाय के लिए कार्यालय को छोड़कर किसी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं खरीद सकता है, ठीक है। यानी कि किसी भी प्रकार की संपत्ति पर वो ऋण नहीं दे सकता है। नेक्स्ट हमारा कंपनियों के अंशों को क्रय विक्रय व उनकी प्रतिभूतियों से पर ऋण देने पर प्रतिबंध, यानी कि जितनी भी कंपनीज होती है, जो उनके शेयर्स होते हैं, उनकी शेयर्स को कभी खरीद नहीं सकता ये, जो उनकी प्रतिभूतियां हैं, उन पर भी ऋण नहीं दे सकता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जमा धनराशि पर ब्याज देने पर प्रतिबंध। भाई जितनी भी जमा धनराशि होती है उसके पास, वो उन पर ब्याज नहीं देगा किसी भी प्रकार का, ठीक है। फिर है सुरक्षित ऋणों पर प्रतिबंध। भारतीय रिजर्व बैंक के बिना किसी भी प्रतिभूति अथवा प्रतिभूति रहित ऋण देने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, ठीक है। असुरक्षित ऋणों पर प्रतिबंध रहता है इसका। फिर होता है मांग पर शोधनीय न होने पर बिलों का प्रतिबंध। जब तक मांग पर शोधनीय ना हो, तब तक यह बिलों को स्वीकार नहीं कर सकता, ठीक है। ये है इसका पूरा का पूरा जितने भी इसके वर्जित काम है। 6 कार्य है, 5 भी याद कर लेंगे, इनफ होंगे, ठीक है। अच्छा, भारतीय रिजर्व बैंक की क्या सफलताएं हैं, क्यों इतना सफल हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक, उसके बाद तो देखो, जनता में बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास की भावना जागृत करना। कुछ भी ओवरऑल ना, जनता भारतीय रिजर्व बैंक पर एक तरह से ना ट्रस्ट करती है, यानी कि वो मानती है कि हाँ भाई ये एक तरह से ये हेल्पफुल है और इस पर विश्वसनीय है, ठीक है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को अपना नियंत्रण रखता है। इसके परिणाम स्वरूप जनता बैंकिंग प्रणाली के प्रति विश्वास की भावना जागृत करती है, अत्यधिक सहायता मिलती है और देश में सुदृढ़ बैंकिंग प्रणाली विकास होता है, ठीक है। फिर होता है रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिरता रखना। भारतीय रिजर्व बैंक रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखने में सफलता मिली है, ठीक है।
फिर है मुद्रा प्रसार पर प्रतिबंध रखना, इसको पता है कितना कितना इसको नोटों का निर्गमन करना है, कितना नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा मुद्रा दरों में स्थिरता लाना। भाई मुद्रा की दरों में स्थिरता लाता है। मुद्रा बाजार में लोच लाना, ठीक है, घटाया बढ़ाया जा सकता है जिसे लोक ऋण। फिर है हमारा, एक मिनट, फिर है हमारा बैंकों पर पूर्ण एवं कठोर नियंत्रण में सफलता मिलना, ठीक है। भारतीय मुद्रा बैंक बाजार की कमी को दूर करना, अपने अधिकारों को प्रभावशाली ढंग से प्रयोग करना, यानी कि जो जो इसके अधिकार हैं ये सिर्फ उसी को नाजायज फायदा नहीं उठाता है। देशों की स्थिति से अवगत करना, नोट निर्गमन उपयुक्त नीति, ठीक है। कृषि वित्त की व्यवस्था करना, बैंकों को विफल होने से बचाना, यानी कि कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जो विफल सिद्ध हो जाए। नेक्स्ट है हमारा समूहशोधन ग्राहक का संचालन करना, जो कि मैंने इसके आपको कार्य बताए थे ना, आप इसमें भी यही लिख सकते हैं। मोस्टली वैसे एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, यदि पूछा भी जाए ना तो जो आप कार्य याद कर रहे हो ना, जो आपने कार्य किए हैं, बस उसको थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अच्छे से लिख देना, क्योंकि सेम टू सेम वही है। समाशोधन का कार्य करना, नोट निर्गमन का कार्य करना, देश की आर्थिक सहायता, आंकड़ों को भी यहाँ पर इसको दिखाया जा सकता है, ठीक है। फिर है भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ कार्य असफल भी हैं, जैसे मुद्रा प्रसार पर नियंत्रण में विफल, ठीक है, कुछ जगह ही विफल भी रहा है। फिर है रुपयों का बाह्य मूल्य स्थिर न रख पाना, ठीक है, अब नहीं है वैसे, अब ऐसा नहीं देखने को मिलता, ठीक है इतना, ठीक है। बैंक व्यवस्था से शिथिलता, यानी कि इसने काफी टाइम लगाया अपनी एक तरह से अपने कार्य को ग्रहण करने में, ठीक है। बैंक व्यवस्था में आर्थिक स्थिति का पर्याप्त न संतोषप्रद विवरण न देना, कभी कभी क्या होता है, और आंकड़ों को भी ना झूठा दिखा देते हैं कभी कभी। देशी बैंक पर नियंत्रण में विफल रहना, यानी कि देशी बैंक जो होते हैं उनको नियंत्रण नहीं कर पाया। देशी बैंकर की आज भी यही हालत है भाई, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर था जो कि आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारे मोस्टली ना देखो 19% जो कोर्स है वो हमने कवर कर लिया है, ठीक है। अब तो थोड़ा बहुत जो रह रहा है तो भारतीय स्टेट बैंक कार्य हम कर लेंगे, ठीक है। भारतीय स्टेट बैंक हम कल करेंगे, और बस यही है, बस ज्यादा नहीं है। व्यापारिक बैंक है, ज्यादा चैप्टर्स नहीं आपके रहे। आपका ना मे बी आपका 90% तो नहीं मैं कह सकती, बट हाँ आपका 80% कोर्स कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो आगे का हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।